हेलो स्टूडेंट्स, एक बार केमिस्ट्री कोचिंग पर आपका फिर से स्वागत। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि परिस्थितियां अपन को जिस तरीके से पढ़ना था उस तरीके से नहीं पढ़ाने दे रही हैं, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। केमिस्ट्री 12th क्लास में टोटल 16 चैप्टर हैं। उन 16 चैप्टर में 6 चैप्टर ऐसे हैं जिनमें से या तो ओटी आना है या फिर 2 मार्क्स के ही क्वेश्चन आना है। जैसे यूनिट नंबर फर्स्ट है, 5th, 6th, 14, 15, 9 यूनिट भी ऐसी है जिनमें से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आना है। तो कोई परेशानी ऐसी कोई टेंशन वाली बात है नहीं। जो 9 यूनिट ऐसी हैं जिनको आपको थोड़ा सा डिटेल बोर्ड पर समझ के ही अच्छी तरीके से करना है, वो यूनिट हम अगर आज से 1 महीने बाद भी शुरू कराएंगे तब भी बड़ी आसानी के साथ उनको करा देंगे। आप टेंशन ना लें, बस थोड़ा सा धैर्य रखें और फिर देखते हैं कि आगे कैसे अपन क्या करते हैं। अभी काफी दिन हो गए थे, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ थोड़ा बहुत स्टार्ट कराया जाए। और आज मैं आपको केमिस्ट्री की फर्स्ट से ही स्टार्ट कराएंगे। फर्स्ट यूनिट केमिस्ट्री की है सॉलिड स्टेट, उससे मैं आपको शुरू कराऊंगा। और अब आप थोड़ा सा ध्यान दें, 15-20 मिनट सॉलिड स्टेट के बारे में ही अपन थोड़ा सा सुनेंगे, समझेंगे। जो जरूरत होगी वो बोर्ड पर बताएंगे। जाना से जाना 2 या 3 लेक्चर में मैं आपको फर्स्ट यूनिट बहुत अच्छी तरह बता सकता हूं। फिर आप उसको अपनी बुक्स से या फिर नोट्स भी प्रोवाइड करा सकते हैं अपन। अगर आप लोग बोलेंगे तो नोट्स जो अपने बहुत अच्छी तरीके से बने हुए हैं उनकी फोटो स्टेट्स करा देंगे और वो आप मेरे से ले लेना और अपनी स्टडी करें और फिर देखते हैं अपन। तो आगे आज तो अपन स्टार्ट करेंगे बेटा सॉलिड स्टेट यूनिट फर्स्ट है केमिस्ट्री की। और सॉलिड स्टेट के लिए सबसे पहले यूनिट नंबर फर्स्ट 12th क्लास की है सॉलिड स्टेट। देखिए बेटा सभी लोग, सॉलिड स्टेट में मैंने कुछ कंटेंट्स यहां पर लिख के रखे हैं, ये अपन पहले आज अभी देखते हैं। जिनमें से फर्स्ट है अपना क्या, सॉलिड। तो सॉलिड मींस ये एक बात आती है कि सॉलिड होते क्या हैं। तो सॉलिड की एक जनरल डेफिनेशन हम सबको मालूम होना चाहिए और शायद पहले से ही आपको मालूम हो। जैसे कि ये मार्कर मेरे पास है, इस मार्कर की जो शेप है, इस मार्कर का जो वॉल्यूम है और इस मार्कर का जो वेट है यानी मास, ये सभी कैसे हैं, डेफिनेट। तो सॉलिड की एक बिल्कुल जनरल सी डेफिनेशन होती है कि ऐसे सब्सटेंस जिनके मास, वॉल्यूम और शेप कैसी हो, डेफिनेट, उनको आप क्या बोलेंगे, सॉलिड। तो एक सिंपल से फिर एक बार आप सुनिए, द सब्सटेंस विच हैव डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट मास, डेफिनेट शेप आर कॉल्ड सॉलिड। सॉलिड के बहुत सारे एग्जांपल अपने पास हैं। अभी इस वक्त ये बोर्ड सॉलिड है, ये चारों तरफ की दीवारें, ये सब क्या है, सॉलिड। लेकिन फिर भी सॉलिड को आगे समझने से पहले आपको इसका जो दूसरा कॉन्टेंट दिखाई दे रहा है वो है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। फिर मैं आपको एक बार फिर सॉलिड से ले जाऊंगा, लेकिन पहले आप देखिए कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते क्या हैं। अब देखिए, ये हमने एक सॉलिड बनाया है बोर्ड पर, ये एक सॉलिड है और इस सॉलिड में इसके वो पार्टिकल्स हैं जिनसे मिलकर ये सॉलिड बना हुआ है। जैसे हमने ये पार्टिकल्स लिए हैं, ये पार्टिकल्स एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं। तो देखिए ये सॉलिड है, सॉलिड कुछ छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। इन पार्टिकल्स को ही आप बोलेंगे सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो सुनिए एक बार फिर, द पार्टिकल्स बाय विच एंटायर सॉलिड इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड। ये पार्टिकल्स आयंस भी हो सकते हैं, मीन सॉलिड पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस से मिलकर बना हो सकता है। जो सॉलिड है वो मॉलिक्यूल से भी मिलकर बना हो सकता है, सॉलिड है वो एटम्स से भी मिलकर बना हो सकता है। तो ऐसे पार्टिकल्स जिनसे मिलकर सॉलिड बना हो उन्हें बोलेंगे आप सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब आप सॉलिड के कुछ करैक्टर्स की बात करते हैं। सॉलिड के करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? तो सॉलिड के जो पहला करैक्टर जो सॉलिड का है वो करैक्टर सॉलिड का है कि सॉलिड के जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं, माना कि सॉलिड के ये 2 पार्टिकल्स हैं,
तो इन दोनों पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स है वो काफी कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग। मतलब सॉलिड में जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स होना क्या है, जरूरी। मतलब दोनों के बीच में एक इतने स्ट्रॉन्ग फोर्स होना जरूरी है कि ये पार्टिकल्स उसके बाद मूव ना कर पाए। तो इनके बीच में फर्स्ट पॉइंट दोबारा सुनिए, सॉलिड में कांस्टेंट पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स होना जरूरी है। मतलब उनके जो फोर्स हैं वो कैसे होना चाहिए, काफी स्ट्रॉन्ग। सेकंड, सॉलिड में जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम होना चाहिए। मतलब पार्टिकल्स एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए हों, एक दूसरे के पास हों। तीसरा करैक्टर सॉलिड का होगा कि सॉलिड की डेफिनेट क्या होना चाहिए, एक शेप। मतलब सॉलिड की शेप होती है। फोर्थ नंबर का जो करैक्टर इसका आएगा वो होगा सॉलिड नॉन कंप्रेसिबल होगा। मींस सॉलिड है, अब ये मार्कर है, इस मार्कर पे मैं उंगलियों से प्रेशर बना रहा हूं, इस पर प्रेशर डाल रहा हूं, तो आप देख रहे हैं कि मार्कर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब सॉलिड कैसे होते हैं, नॉन कंप्रेसिबल। मींस सॉलिड पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। और फिफ्थ नंबर का करैक्टर इसका आएगा कि सॉलिड के पार्टिकल्स मूवमेंट नहीं करेंगे, वो थोड़ा सा अपनी जगह पर क्या कर सकते हैं, वाइब्रेशन कर सकते हैं। जैसे कि अगर किसी सॉलिड को आपने ऊंचाई से जमीन पर पटक दिया तो उसका पार्टिकल्स अपनी जगह पर थोड़ा सा वाइब्रेट करेगा, लेकिन वो कभी भी मूवमेंट नहीं करेगा। तो ये सॉलिड के हमारे पास क्या होगा, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आप दोबारा सुन लीजिए, ऐसे सब्सटेंस जिनके डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट मास और डेफिनेट शेप हो, उन्हें क्या बोलेंगे आप, सॉलिड। और सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक्स और कांस्टेंट पार्टिकल्स भी मैंने आपको समझाए। वे पार्टिकल्स जिनसे मिलकर सॉलिड बना हो उन्हें सॉलिड के क्या बोलेंगे आप, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, जैसे कि माना हमारे पास साल्ट है, कॉमन साल्ट, जिसको अपन सोडियम क्लोराइड बोलेंगे। तो सोडियम क्लोराइड में उसके कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या होंगे, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। मतलब पूरा सॉलिड Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन से मिलकर बना होगा। तो ये हमारे पास हो गया सॉलिड की डेफिनेशन, सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक्स और सॉलिड के कांस्टेंट पार्टिकल्स। अब आप देखिए, अब हम आते हैं अगले पर। अभी हमने इसमें देख लिया सॉलिड, कांस्टेंट पार्टिकल्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। अब आप देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। सॉलिड का जो क्लासिफिकेशन हमने किया है, देखिए सॉलिड को हमने कुल दो पार्ट में क्लासिफाई किया है, कांस्टेंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बेस पर। दोबारा सुनिए, कांस्टेंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बेस पर सॉलिड दो टाइप के होते हैं। देखें जरा बोर्ड पर, ये सॉलिड और सॉलिड के हमने दो टाइप यहां पर बनाए हैं। पहला पार्ट हमारा जो है वो है क्रिस्टलाइन सॉलिड, और जो दूसरा वाला जो है वो है एमोर्फस। एमोर्फस सॉलिड यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड। एमोर्फस सॉलिड को हम नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड भी कह सकते हैं। तो अब क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होंगे, इसको आप थोड़ा सा बोर्ड पर अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारी जो यूनिट आगे चलेगी वो पूरी क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए है। नॉन क्रिस्टलाइन और एमोर्फस तो केवल जो आप अभी लिखा देख रहे हैं, इसको थोड़ा समझाने के बाद वो यहीं पर यूनिट में क्या हो जाएगा, एंड आगे चलेगा क्रिस्टलाइन। तो अब देखिए, माना कि मेरे पास दो टाइप के पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल ए और पार्टिकल बी। ये देखिए ए बी, ए बी, ए के बाद बी और बी के बाद ए, फिर ए के बाद बी। यानी ऐसे सॉलिड जिनमें उनके कांस्टेंट पार्टिकल्स एक रेगुलर जियोमेट्रिक पैटर्न में अरेंज हों, उन्हें क्या बोलेंगे आप, क्रिस्टलाइन सॉलिड।
मींस ऐसे सॉलिड जिनमें उनके पार्टिकल्स का एक रेगुलर पैटर्न हो, ए के बाद बी, बी के बाद ए। यहां पर देख रहे हैं आप अल्टरनेटिव पार्टिकल्स, मतलब अपनी अपनी जगह पर सही तरीके से फिक्स लगे हुए हैं, तो इसको हमने नाम क्या दिया है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। ऐसे सॉलिड जिनमें उनके कांस्टेंट पार्टिकल्स एक रेगुलर जियोमेट्रिक पैटर्न में अरेंज हो, मतलब उनमें एक रेगुलरिटी हो, उन्हें बोलेंगे आप क्रिस्टलाइन सॉलिड। दूसरी तरफ यदि आप देखें अमोर्फस सॉलिड, तब आप देखेंगे ए के बाद बी, बी के बाद फिर क्या आ गया बी, बी के बाद फिर क्या आ गया ए के बाद फिर ए, फिर कहीं पर ए, फिर बी, फिर ए। तो पूरे में देखने में लग रहा है कि इसका कोई पैटर्न है ही नहीं, कहीं पर बी की क्वांटिटी जाना है, कहीं पर ए जाना है, तो इसका मतलब इसमें कोई कांस्टेंट पार्टिकल्स का कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है। इसलिए हमने इसको किस कैटेगरी में रख दिया है, एमोर्फस और नॉन क्रिस्टलाइन। मतलब इसकी कोई एक रेगुलर स्ट्रक्चर, एक रेगुलर जियोमेट्री हमको देखने के लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि इस सॉलिड में पार्टिकल्स हैं वो सही तरीके से अरेंज है ही नहीं, इसमें अरेंज थे, इसलिए इसका आपको एक जियोमेट्रिक पैटर्न दिखाई देगा, इसलिए इसका नाम हमने रखा है क्रिस्टलाइन सॉलिड। और ये हमारे पास आ गया एमोर्फस और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब आप देखिए कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड में, ये तो क्लियर हो गया उसकी डेफिनेशन से कि पार्टिकल्स का एक रेगुलर अरेंजमेंट होगा, इसमें पार्टिकल्स का कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, तो ये हमारे पास हो गया क्रिस्टलाइन, ये नॉन क्रिस्टलाइन। अगर कोई एग्जांपल देखें तो एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो एग्जांपल अब आप इधर देखिए, क्रिस्टलाइन के एग्जांपल क्या होंगे, NaCl, क्योंकि आप देखेंगे सोडियम क्लोराइड में रेगुलर ज्योमेट्री आपको मिलेगी, Na पॉजिटिव के बाद हमेशा क्या मिलेगा, Cl नेगेटिव, और Cl नेगेटिव के बाद क्या मिलेगा, Na पॉजिटिव। कभी भी इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि Na पॉजिटिव के बाद फिर आपको क्या मिले, Na पॉजिटिव। NaCl आप देखेंगे डायमंड, ग्रेफाइट, सोडियम सल्फेट, ये सब हमारे पास कौन से सॉलिड हैं, क्रिस्टलाइन। इनमें सभी पार्टिकल्स अपनी फिक्स पोजीशन पर होंगे, मींस उनका एक रेगुलर जियोमेट्रिक पैटर्न होगा। यही रीजन है कि आप देखेंगे कि NaCl का मेल्टिंग पॉइंट आपको कैसा मिलेगा, फिक्स। ऐसा नहीं, क्यों मिलेगा फिक्स, क्योंकि Na के बाद क्या है, Cl, और Cl के बाद क्या है, Na पॉजिटिव। तो पूरे कितना भी बड़ा अगर आपके पास NaCl का एक पीस हो, तो आप उसमें देखेंगे कि उन NaCl का पूरा मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, सेम, क्योंकि कहीं पर भी पार्टिकल्स दूसरा नहीं आया कि कभी एक जैसे पार्टिकल्स के बीच में बॉन्डिंग है और कभी दो डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच में क्या है, बॉन्डिंग। इसमें एक रेगुलर पैटर्न होगा, इसलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट वगैरह क्या होते हैं, फिक्स। अब आ जाइए आप इस पर एमोर्फस सॉलिड पर। एमोर्फस सॉलिड मींस जिनमें पार्टिकल्स का कोई रेगुलर जियोमेट्रिक पैटर्न था ही नहीं। जैसे यहां पर आपने देखा कि पार्टिकल्स रेगुलर जियोमेट्रिक पैटर्न में नहीं थे, और ऐसे बहुत सारे सॉलिड हमारे पास हैं, जैसे वुड, प्लास्टिक, बहुत सारे प्लास्टिक्स हैं, बहुत सारे वुड्स हैं, ग्लास यानी कांच, बहुत सारे कांच के टाइप हैं। एक ऐसा कांच भी है जो काफी ऊंचाई से गिराने पर भी नहीं टूटेगा, और एक ऐसा कांच है कि थोड़े में ही टूट जाएगा। ग्लास, चारकोल, रबर, वैक्स, ये सभी हमारे पास क्या है, एमोर्फस सॉलिड। अब वुड है, बहुत सारे टाइप की वुड है, अलग अलग प्रकार की लकड़ियां आपने देखी हैं। प्लास्टिक्स हैं, ये भी बहुत सारे टाइप की प्लास्टिक्स हमने देखी हैं। रबर है, एक मिटाने वाली रबर होती है, एक टायर वाली रबर होती है, एक बहुत जल्दी घिस जाती है। तो इसका मतलब ये नेचर में भी बहुत अलग अलग फॉर्म में आपको मिलेंगे ऐसे सॉलिड जिनमें उनके पार्टिकल्स का कोई पैटर्न ना हो, कोई तरीका अरेंजमेंट का सही ढंग का ना हो, उसको बोलेंगे आप एमोर्फस सॉलिड। ये उसके एग्जाम्पल हो गए, वुड है, प्लास्टिक है, ग्लास है, चारकोल है, रबर है, वैक्स है। तो ये हमारे पास हो गए एमोर्फस सॉलिड। इनको एक्चुअली में हम एक तरीके से स्यूडो सॉलिड भी बोलेंगे। मतलब यहां पर अपन ये देख सकते हैं कि ये वास्तविक जो सॉलिड है वो है नहीं, एक्चुअली में ये क्या है, सुपर कूल्ड लिक्विड। जैसे आपने कभी कभी एक अलग से एग्जांपल आपको मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि एक ग्लास, एक हमारे पास खिड़की है जिसमें कांच लगा हुआ है,
और काफी दिन बाद यानी सालों बाद जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि ऊपर जो कांच की मोटाई है वो कम है और नीचे वो क्या हो गई है, ज्यादा। तो क्या होता है, कभी कभी टेम्परेचर के थ्रू वो पार्टिकल्स धीरे धीरे नीचे की तरफ मूव करके नीचे तो अपनी डेंसिटी को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और ऊपर वो कम रह जाएंगे। इसका मतलब ये सुपर कूल्ड लिक्विड भी है, मतलब जब आप इनको ज्यादा गर्म कर दें तो ये सब लिक्विड में भी क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट। इसलिए एमोर्फस और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड ट्रू सॉलिड की कैटेगरी में नहीं आते, ध्यान रखेंगे आप। तो अब आपका ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। 1 2 3 4 4 पार्ट आपके क्या हो चुके हैं, कंप्लीट। अब हम जो अगले पार्ट पर जाएंगे वो अगला पार्ट हमारा क्या होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। एक्चुअली में क्या है कि एमोर्फस सॉलिड बस यहीं तक था और यहीं पर ये क्या हो जाएगा, एंड। आपको एग्जाम में कभी कभी इनका एग्जाम्पल पूछा जा सकता है, बाकी और एमोर्फस और नॉन क्रिस्टलाइन के बारे में कुछ जाना वो पूछते नहीं है। हमारी पूरी यूनिट इसके बाद किसके लिए अप्लाई है, क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए। और अब आप देखेंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड किस तरीके से आगे हम इनको क्लासिफाई करते हैं। तो अब मैं आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में बता रहा हूं। तो आगे अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था वो था क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशन आपको किस बेस पर करना है ये भी जानना जरूरी है। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड हम किसके बेस पर पढ़ेंगे, जो पार्टिकल्स थे, कांस्टेंट पार्टिकल्स थे क्रिस्टल के, उनके बीच में किस टाइप के फोर्स हैं, किस टाइप के फोर्स वो सॉलिड एग्जिस्ट कर रहा है, उसके बेस पर आपको पढ़ना है क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को एक्चुअली में हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें से पहला जो टाइप है वो है आयोनिक सॉलिड। आयोनिक सॉलिड, और इसके नाम से ही क्लियर है, आयोनिक सॉलिड में उसके जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होंगे वो होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। और आपको अच्छी तरह मालूम है कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस आपस में किस फोर्स के थ्रू जुड़े होंगे। आपको मालूम है 11th क्लास में आपको बहुत अच्छी तरह बताया है कि दो आयंस, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड, या इसको हम क्या भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो पहला जो अपना आयनिक सॉलिड है, आयनिक सॉलिड में उसके कांस्टेंट पार्टिकल्स होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, जो आपस में आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू जुड़े होंगे, इसीलिए इसका नाम क्या है, आयनिक सॉलिड। अब इसके जो एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल आपको वही वाले लेना है जो आयनिक सॉलिड में आए, मतलब जो आयन से मिलकर बने हो। तो इसका जो एग्जाम्पल होगा, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल NaCl, सीजियम क्लोराइड यानी CaCl, KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड। इसके अलावा आप ले सकते हैं AgCl। ये सभी हमारे पास आयोनिक सॉलिड के क्या हैं, एग्जाम्पल। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड ये एक इंपोर्टेंट पार्ट है अभी तक जो सॉलिड आपका अपना पढ़ा है, क्योंकि इसमें से ये एग्जाम्पल हमेशा 5-6 साल पहले से अगर आप देखें तो एक क्वेश्चन जरूर मिलता है इसका कि कौन सा सॉलिड किस टाइप का है। तो इसमें जो पहला था आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड क्या होंगे, वो सॉलिड जिनमें उनके कांस्टेंट पार्टिकल्स पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हो और वो आयंस आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, आयनिक बॉन्ड से आपस में रिलेटेड हो, दैट इज कॉल्ड आयोनिक सॉलिड। ये इनके एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल आपने देखा, पहला एग्जाम्पल है हमारे पास सोडियम क्लोराइड NaCl, सीजियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड यानी KBr, और AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड। इसके अलावा भी वो सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हैं जो सॉलिड हो और जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से मिलकर बने हों। जो अगला टाइप है वो है हमारे पास एटॉमिक सॉलिड। एटॉमिक सॉलिड, और नाम इसको भी नाम से अपन समझ सकते हैं, ऐसे सॉलिड जिनमें उनके कांस्टेंट पार्टिकल्स एटम हो। एटम, यहां पर मैंने ए बनाया है, ए से आपको समझना है कि एटम। और आपको ये भी मालूम है कि दो एटम आपस में
किस बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड होंगे? आपको मालूम है कि दो एटम इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे और शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसका नाम क्या है? कोवालेंट बॉन्ड। तो एटॉमिक सॉलिड को आप एक बार फिर सुन लीजिए, ऐसे सॉलिड जिनमें उनके कांस्टेंट पार्टिकल्स एटम हो जो आपस में कोवालेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड हो, ऐसे सॉलिड को बोलेंगे हम एटॉमिक सॉलिड। एटॉमिक सॉलिड का जो दूसरा नाम है वो हम क्या इसमें दिया है? कोवैलेंट सॉलिड, क्योंकि इसमें जो बॉन्ड है वो कोवालेंट बॉन्ड है, इसलिए इसका एक और नाम है कोवालेंट सॉलिड। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि ऐसे बहुत सारे एटम हैं जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से एक पूरा नेट बना लेते हैं। जैसे कि आप देखेंगे डायमंड में, ग्रेफाइट में एक कार्बन है, डायमंड और ग्रेफाइट कार्बन एटम से मिलकर बने हुए हैं, तो ये चारों तरफ कोवालेंट बॉन्ड बना के एक पूरा नेट बना सकते हैं। इसलिए इसका जो एक और नाम यानी तीसरा नाम जो इसका है वो क्या होगा? नेटवर्क सॉलिड। नेटवर्क सॉलिड। तो एटॉमिक सॉलिड वो सॉलिड होंगे जिनमें उनके कांस्टेंट पार्टिकल्स एटम हो जो आपस में कोवालेंट बॉन्ड के थ्रू लिंक्ड हो, उन्हें हम इसलिए कोवालेंट सॉलिड भी बोल सकते हैं। और इनका एक और नाम मैंने आपको बताया नेटवर्क सॉलिड। अब आप आते हैं कि एटॉमिक सॉलिड के एग्जाम्पल क्या होंगे। तो देखिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपके सामने इसका होगा, पहला एग्जाम्पल इसका हमारे पास है डायमंड, क्योंकि आपको मालूम है कि डायमंड कार्बन एटम से मिलकर बना है। ग्रेफाइट ये भी एक फॉर्म है कार्बन का और ये भी कार्बन एटम से मिलकर बना है, इसलिए ये भी हम एटॉमिक में लेंगे। इसके अलावा देखिए सिलिकॉन कार्बाइड जिसका फॉर्मूला होता है SiC। सिलिकॉन कार्बाइड भी हमारे पास क्या है? एक तरीके से एटॉमिक सॉलिड। ये सिलिकॉन और कार्बन के एटम के शेयरिंग से पूरा सॉलिड बना होता है, इसलिए हमारे पास ये इसके एग्जाम्पल। अब जो तीसरा टाइप है सॉलिड का वो देखिए, जो तीसरा टाइप होगा वो होगा मॉलिक्यूलर सॉलिड, और इसको भी नाम से हम समझ सकते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसी में मैं आपको समझा रहा हूं उसको। इसमें जो इसके कांस्टेंट पार्टिकल्स होंगे वो होंगे मॉलिक्यूल। यहां पर मैंने इसको कर दिया है M को आपको समझना है कि मॉलिक्यूल, इसमें जो उसके कांस्टेंट पार्टिकल्स होंगे वो होंगे मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल के बीच में या तो वीक वान डर वाल फोर्सेस होंगे या कभी कभी हाइड्रोजन बॉन्ड के भी थ्रू वो जुड़ सकते हैं, तो इनको हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर बॉन्ड। और उनसे ये मॉलिक्यूल आपस में अटैच होंगे, इसलिए इसका नाम क्या है? मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसमें कांस्टेंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल हैं, दोबारा सुन लेंगे, कांस्टेंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल होंगे जो आपस में मॉलिक्यूलर बॉन्ड से आपस में अटैच होंगे। इनके एग्जाम्पल आप देखेंगे, इनके जो एग्जाम्पल हैं, इसका पहला एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा आइस। आइस एक्चुअली में H2O के मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है और आपको मालूम है कि आइस कैसी है? सॉलिड। दूसरा देखेंगे आप ड्राई आइस। ड्राई आइस मींस सॉलिड CO2। और एक और आप इसका देख सकते हैं सॉलिड NH3 यानी सॉलिड अमोनिया। अमोनिया का जो मॉलिक्यूल है NH3, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 और H2O। तो इसमें जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं वो सभी क्या है? मॉलिक्यूल। इसलिए तीनों किसके एग्जांपल है हमारे पास? मॉलिक्यूलर सॉलिड। और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो लास्ट टाइप है वो हमारे पास है मेटालिक सॉलिड। इसको थोड़ा सा अलग से इस तरीके से अपन बताएंगे। ये मेटालिक सॉलिड, और मेटालिक सॉलिड क्या होंगे? मेटालिक सॉलिड में देखेंगे जितने भी मेटल्स हैं, मेटल्स हमेशा पॉजिटिव आयन से बनाएंगे। मेटल के जो एटम हैं वो पॉजिटिव होंगे, मतलब वो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो चुके होंगे। माना कि हमारे पास ये M फॉर मेटल, M 3 इलेक्ट्रॉन फ्री कर रहा है, तो ये रहा उसके वो 3 इलेक्ट्रॉन। ये वाला M 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन। तो मेटालिक सॉलिड क्या होंगे? ऐसे सॉलिड जिनमें उनके कांस्टेंट पार्टिकल्स मेटल आयन हों, जो चारों तरफ से बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड हों, उनको आप क्या बोलेंगे? मेटालिक सॉलिड। इनमें मेटालिक बॉन्ड होंगे, मेटालिक बॉन्ड के थ्रू ये आयन्स आपस में कनेक्ट होंगे
और इसके जो एग्जाम्पल हैं, इसके एग्जाम्पल होंगे सारे मेटल के एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, बस छोड़ना है आपको एक मेटल को, और वो मेटल का नाम क्या है, मरकरी। क्योंकि एक ही मेटल ऐसी है जो लिक्विड स्टेट में होती है और हमारे यूनिट का नाम क्या है, सॉलिड। इसलिए मरकरी को आप यहां पर मेटेलिक सॉलिड में नहीं रखेंगे, क्योंकि मरकरी लिक्विड स्टेट में होती है। बकाया सारे एग्जाम्पल है आपके, कॉपर है, आयरन है, निकेल, कोबाल्ट, सारे मेटल्स छोड़ के मरकरी, इसके क्या होंगे, एग्जाम्पल। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्लासिफिकेशन जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया था। सबसे पहला था हमारे पास आयनिक सॉलिड, दूसरा था हमारे पास एटॉमिक सॉलिड, तीसरा हमारे पास था मॉलिक्यूलर सॉलिड, और लास्ट था हमारे पास मेटालिक सॉलिड। तो ये हमने 4 टाइप किसके बेस पर क्लासिफाई किए हैं, इनके जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं उनके बीच में किस टाइप के फोर्स बन रहा है। आयनिक में आयन है कांस्टेंट पार्टिकल्स, तो वो आयनिक बॉन्ड बनेंगे। एटॉमिक में शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, इसलिए उसमें कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे। तीसरा जो था हमारे पास मॉलिक्यूलर, उसमें 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकते हैं, वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस बन सकते हैं, तो इसलिए वो हमारे पास था, इसलिए हमने उन बॉन्ड्स को दे दिया यहां पर मॉलिक्यूलर बॉन्ड। और 4th नंबर का जो हमारे पास था मेटालिक, उसमें मेटालिक बॉन्ड के थ्रू मेटल आयंस आपस में कनेक्ट होंगे और इस टाइप के फोर्स को हम मेटालिक फोर्स बोलेंगे। इस बेस पर 4 टाइप हमारे पास है क्रिस्टलाइन सॉलिड के। अब आपको थोड़ा सा और रुकना है और आगे एक को और देखना है। अब आज के लिए थोड़ा सा मैं आपको और बताना चाहूंगा, ये यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा यहां पर हाईलाइट करेंगे। सबसे पहले एक हमारे पास आएगा, एक हम यहां पर लेंगे यूनिट सेल। छोटे छोटे 2-2, 3-3 लाइन के कुछ क्वेश्चंस हैं। यूनिट सेल, फिर यहां पर आएंगे आप क्या, क्रिस्टल, लैटिस, एक आप देखेंगे लैटिस पॉइंट, एक हम देखेंगे क्या, लैटिस एनर्जी। ये चारों जो हमारे पास टॉपिक्स हैं इनको थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है। हमारे पास एक सॉलिड में पहले बनाऊंगा ए बी 1, इसके नीचे बी ए बी ए, फिर ए बी ए बी। ये हमारे पास एक सॉलिड है, और भी हम बढ़ा सकते हैं लेकिन हम 12 पॉइंट में ही आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले आपको देखना है क्या, यूनिट सेल। बहुत अच्छी तरह समझिए। अब ये यूनिट आगे और अपना इंपोर्टेंस लेती जाएगी, यानी यूनिट सेल से रिलेटेड काफी कुछ आपको सीखना है आगे। तो यूनिट सेल को आप थोड़ा सा समझिए। इस पूरे सॉलिड में अगर आप देखें तो हमको क्या दिखाई दे रहा है, ए बी ए बी ए बी ए बी, ए और बी 2 पार्टिकल से मिलकर ये बनी हुई है। अब आप सुनिए, यूनिट सेल किसी सॉलिड का वो स्मॉलेस्ट पार्ट जिसके बार बार रिपीट होने से पूरे सॉलिड का फॉर्मेशन हो, उसे हम क्या बोलेंगे, यूनिट सेल। ये देखिए हमारे पास एक यूनिट सेल है, ए और बी। अब आप देखेंगे कि ए बी का फिर रिपीट हुआ, ए बी, फिर ए बी ए बी ए बी ए बी। इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो क्रिस्टल लैटिस है वो किससे मिलकर बना है, ए और बी। और इस सॉलिड का एक स्मॉलेस्ट पार्ट हमने निकाला है ए बी, इसको आप सॉलिड का क्या बोलेंगे, यूनिट सेल। तो द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ सॉलिड और क्रिस्टल लैटिस which repeated again and form entire crystal, that is called unit cell। ये हमारे पास पहला हो गया यूनिट सेल। किसी सॉलिड का वो स्मॉलेस्ट पार्ट जिस पार्ट के थ्रू आप उस सॉलिड के सारे
को एक्सप्लेन कर सकें, उस सॉलिड के सारे कैरेक्टर्स बता सकें, मींस क्या उसका बॉइलिंग पॉइंट है, क्या उस सॉलिड का नेचर है, उसमें किस टाइप का बॉन्ड है, उस स्मॉलेस्ट पार्ट को हम क्या बोलेंगे, यूनिट सेल। अगला चलते हैं अपन क्या, क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस क्या होगा, यूनिट सेल के बार बार रिपीट होने से, ये देखिए ए बी, फिर रिपीट हुआ ए बी, फिर रिपीट हुआ ए बी, यूनिट सेल के बार बार रिपीट होने से 3 डायमेंशनल में जो एंटायर क्रिस्टल फॉर्म होगा उसको आप क्या बोलेंगे, क्रिस्टल लैटिस। यानी यूनिट सेल के बार बार रिपीट होने से जो पूरा क्रिस्टल फॉर्म हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टल लैटिस। अगला देखते हैं अपन क्या, लैटिस पॉइंट। इस पूरे क्रिस्टल में टोटल कितने पॉइंट थे हमारे पास, 12, 6A और 6B अपनी अपनी जगह पर वो फिक्स थे। तो किसी सॉलिड के वे पॉइंट, वो पोजीशन जिस पर उस सॉलिड के एटम, मॉलिक्यूल और आयन मींस कांस्टेंट पार्टिकल जिस प्लेस पर प्रेजेंट हो उसे आप क्या बोलेंगे, लैटिस पॉइंट। इस क्रिस्टल में टोटल हमारे पास 12 लैटिस पॉइंट थे, ए बी करके। तो किसी सॉलिड के वो प्लेस या वो पॉइंट जहां उस क्रिस्टल के कांस्टेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट हो उन्हें बोलेंगे आप क्या, लैटिस पॉइंट। ठीक, और अगला आ गया क्या, लैटिस एनर्जी। किसी क्रिस्टल लैटिस में से किसी पर्टिकुलर एक कांस्टेंट पार्टिकल्स को आयनिक में ज्यादातर अपन देखते हैं कि किसी सॉलिड में किसी पार्टिकल को किसी क्रिस्टल लैटिस में से उसके किसी कांस्टेंट पार्टिकल्स को अपनी जगह से रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसे बोलेंगे आप क्या, लैटिस एनर्जी। तो 4 क्वेश्चन थे ये, यूनिट सेल, क्रिस्टल लैटिस, लैटिस पॉइंट, लैटिस एनर्जी। तो अब आप देखेंगे कि जो सबसे पहले इसमें क्या था, यूनिट सेल। किसी सॉलिड में उसकी वो स्मॉलेस्ट पार्ट जिसके बार बार रिपीट होने से हम एंटायर क्रिस्टल का फॉर्मेशन करें उसे बोलेंगे हम यूनिट सेल। दूसरा आपके पास क्या था, दूसरा पॉइंट हमारे पास था क्रिस्टल लैटिस। यूनिट सेल के बार बार रिपीट होने से जो स्पेस में पूरे क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता जा रहा है उसको बोलेंगे हम क्या, क्रिस्टल लैटिस। और तीसरा इसमें था हमारे पास लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट क्या होगा, लैटिस पॉइंट को आप थोड़ा सा एक बार देखेंगे, किसी सॉलिड में या किसी क्रिस्टल लैटिस में वो पॉइंट, वो प्लेस जहां पर उसके कांस्टेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट थे उसको बोलेंगे आप क्या, लैटिस पॉइंट। एंड जो 4th नंबर का क्या था, लैटिस एनर्जी। किसी आयन क्रिस्टल में से उसके किसी आयंस को क्रिस्टल से रिलीव करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसको हम क्या बोलेंगे, लैटिस एनर्जी। इतना होने के बाद आज आप इसको यहीं पर रोकेंगे। हमने आज थोड़ा सा बेटा प्रयास किया है, पहली बार हमारे पास अभी कुछ ऐसे खास इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है, केवल मोबाइल से ही वीडियो बना के आज आपको भेजा है। अब आप इसमें देखिए, फर्स्ट वीडियो है कि आपको कितना समझ में आया या अपन इस तरीके से और आगे चला सकते हैं और कोई संशोधन या इसमें और अपन कोई चेंजेस ला सकते हैं तो उसके बारे में भी आप बताएंगे। कल हम यूनिट सेल और यूनिट सेल के जो टाइप हैं, 2 डायमेंशनल यूनिट सेल, 3 डायमेंशनल यूनिट सेल, क्योंकि हमारे सिलेबस में एक यूनिट सेल है 3 डायमेंशनल में जिसका नाम है क्यूबिक यूनिट सेल। और कल क्यूब, तीनों टाइप के क्यूबिक सेल में किस तरीके से नंबर ऑफ पार्टिकल्स आप डिटरमाइन करेंगे, वो डिटर्मिनेशन, इम्परफेक्शन इन सॉलिड यानी सॉलिड में जो डिफेक्ट होते हैं उसके बारे में बताएंगे। आज आप इसको एक बार इस वीडियो के थ्रू आप अपने फर्स्ट चैप्टर को कोशिश करिएगा कितना आपके समझ में आया और फिर मेरे को रिप्लाई करना। आगे मैं कुछ इंस्ट्रूमेंट लाके और क्वालिटी को और भी अच्छे देने की कोशिश करूंगा। आज फर्स्ट वीडियो है, इसको आप देखिए और आपके जो ग्रुप बने हुए हैं दूसरे, उन पर मेरे को जरूर बताइए बेटा कि अपना पहला प्रयास कैसा था। थैंक यू।